वैसे तो बॉस इस काम के लिए $10,000 भी बहुत है, लेकिन मैं उसके साथ शर्त रख दूंगा कि उसे $20,000 मिलेंगे, लेकिन एक शर्त के साथ कि $10,000 पहले और $10,000 उस वक्त जब वो इस अली इमरान की लाश पेश करेगा। गुडमैन ने कहा, गुड, तुम वाकई बिजनेस के मामले में होशियार आदमी हो। मैं $25,000 तुम्हें दे देता हूँ, 20,000 किंग डॉग के लिए और $5,000 तुम्हारा इनाम, और ये भी वादा कि जब तुम इमरान की लाश लेकर आओगे तो तुम्हें मजीद $5,000 भी मिलेंगे और तुम हेडक्वार्टर में मेरे नंबर 2 भी बन जाओगे। कर्नल कॉटरो ने कहा और गुडमैन का चेहरा बेपना मसरत से गुलाब की तरह खिल उठा। आप फिक्र न करें बॉस, उसकी लाश हर सूरत में आपके सामने पहुंचेगी। गुडमैन ने कहा, सुनो, उसके साथियों को भी हलाक होना चाहिए, लेकिन हमारा असल टारगेट वो अली इमरान है। मुझे उसकी लाश चाहिए, उसके बाकी साथियों की लाशें बेशक समंदर में बहा देना। कर्नल कॉटरो ने कहा और गुडमैन ने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल कॉटरो उठा और फिर उगबी दीवार में मौजूद एक दरवाजे को खोलकर दूसरी तरफ एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। उस कमरे की उगबी दीवार की जड़ में उसने पैर मारा तो दीवार दरमियान से दोनों अतराफ में खिसक गई और उसके अंदर एक बड़ी सी अलमारी नमूदार हो गई। अलमारी पर नंबरों वाला ताला एडजस्ट था। कर्नल कॉटरो ने मखसूस नंबर मिलाए तो अलमारी के पट खुल गए। अलमारी में 4 खाने थे जो चारों के चारों गैर मुल्की करेंसी से भरे हुए थे। कर्नल कॉटरो ने उसमें से 2 10-10 हजार और एक 5,000 वाली गड्डी उठाई और फिर अलमारी बंद कर दी। दीवार बराबर करने के बाद वो वापस अपने दफ्तर में आ गया। गुडमैन उसी तरह बैठा हुआ था। ये लो $25,000 और जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे बाहर जाने के ऑर्डर दे देता हूँ, कर्नल कॉटरो ने कहा। यस बॉस, गुडमैन ने नोटों की तीनों गड्डियां समेटते हुए कहा और फिर कर्नल कॉटरो को सलाम करके दफ्तर से बाहर निकल गया। कर्नल कॉटरो ने उसके जाने के बाद इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस बॉस, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। जैगर, गुडमैन और उसकी बीवी पाडला की मैंने 1 माह की रुख्सत मंजूर कर ली है, वो जब जाना चाहें तो उन्हें भिजवा देना, कर्नल कॉटरो ने कहा। 1 माह की? मगर बॉस, दूसरी तरफ से जैगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नो कमेंट, इट इज माई ऑर्डर, कर्नल कॉटरो ने इंतहाई कड़क लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के आसार नुमाया हो गए थे। इत्मीनान भरा तवील सांस लेकर वो उठा और अपने खुसूसी रिटायरिंग रूम की तरफ बढ़ गया। इमरान को ब्लैक पागोस में पहुंचे हुए 1 घंटा हो गया था। एयरपोर्ट से फारिग होने के बाद वो यहाँ के सबसे आला होटल ग्रीनलैंड आए थे और उन्होंने वहाँ कमरे बुक करा लिए थे। खाना वगैरह खाने के बाद वो इस वक्त एक कमरे में इकट्ठे बैठे हुए थे। चूंकि उन चारों के कागजात पर ब्लैक पागोस आने की वजह यहाँ की जड़ी बूटियों पर रिसर्च करनी थी, इसलिए इमरान का नाम कागजात में डॉक्टर स्कॉट दर्ज था, जबकि बाकी साथियों के नाम भी उसने तब्दील कर दिए थे। कैप्टन शकील का नाम फर्निक, सफदर का नाम साम और तनवीर का नाम जॉनसन था। वो तीनों डॉक्टर स्कॉट के असिस्टेंट थे और डॉक्टर स्कॉट जड़ी बूटियों का माहिर था और इस मौजू पर उसकी कई किताबें छप चुकी थी। वो एक्रीमियन मेकअप में थे और वो नाराक के रहने वाले थे, लेकिन जड़ी बूटियों का मशहूर माहिर होने के बावजूद इमरान ने अपने पर एक नौजवान आदमी का मेकअप ही किया था ताकि ब्लैक पागोस में वक्त पड़ने पर पूरी कुव्वत से काम कर सके। क्योंकि नाराक एयरपोर्ट और फिर ब्लैक पागोस में भी आने वालों की इंतहाई सख्त चेकिंग होती थी, इसलिए वो अपने साथ किसी किस्म का असला ना लेकर आए थे। ब्लैक पागोस ब्राजील हुकूमत के मातहत था और यहाँ के हुक्काम ब्राजीली थे। वैसे चूंकि ये स्मगलरों और जराइम पेशा अफराद की जन्नत था, इसलिए यहाँ हर नस्ल के अफराद आते जाते रहते थे और यहाँ किसी खास मुल्क या नस्ल के आदमी की मौजूदगी पर कोई हैरत जाहिर ना की जाती थी। अब क्या प्रोग्राम है इमरान साहब? सफदर ने पूछा। प्रोग्राम तो वही है, सुना है कि यहाँ हनीमून मनाने के लिए बेहतरीन स्पॉट मौजूद है। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा अछूता स्पॉट मुंतखब करूँ जो मेरी होने वाली बीवी को भी पसंद आ जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुंह धो रखो, तुम्हारी किस्मत में बीवी नाम की कोई चीज लिखी ही नहीं गई, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो, मैं उसका नाम बीवी के बजाय वाइफ रख दूंगा। दोस्तों, ब्लैक पागोस का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। फिर तो तुम्हें कोई एतराज ना होगा। वैसे तुम्हें मेरी तरफ से खुली इजाजत है कि तुम जो चाहे कह देना। वैसे भाभी कहना तुम्हें कैसा लगता है? इमरान ने कहा और सफदर और कैप्टन शकील दोनों हंस पड़े। भाभी तो तुम्हें कहना पड़ेगा एक दिन, मेरी बात याद रखना। तनवीर भी शायद मूड में था। जाहिर है सफदर की बीवी को मैं भाभी ही कहूंगा, तुम्हारे तो हाथ में शादी की लकीर ही नहीं है। वैसे एक काम करो तनवीर, ब्लेड लेकर लकीर बना ही डालो, शायद किसी नाइन से तुम्हारी शादी हो ही जाए, इमरान ने कहा और तनवीर बजाय गुस्से होने के मुस्कुरा दिया। तुम्हें तो शायद नाइन भी ना मिले, तुम अपनी बात करो, मेरी फिक्र छोड़ो, तनवीर ने कहा और इस बार इमरान भी हंस पड़ा।
इमरान साहब, क्या हम यहाँ यही रिश्ते तलाश करने आए हैं? सफदर ने हंसते हुए कहा, अगर लगे हाथों ये काम भी हो जाए तो आखिर हर्ज ही क्या है। तुम तीनों की माँ बेगमात के जब मैं एक्सट्रो के सामने पेश करूंगा तब उसे भी शायद ख्याल आ जाए और बाकी मानदा को वो अपना रुखे रोशन दिखा ही दे कि कहीं बाकी भी ऐसा ना कर गुजरे और वो बस नकाब ओढ़े ही रह जाए। इमरान ने कहा और कमरा कहकहो से गूंज उठा। अच्छा सुनो, तुम सबने यहाँ के ट्रकों के अड्डों को चेक करना है कि शायद तनवीर की बात दुरुस्त हो कि यहाँ से ट्रकों में लोड होकर सप्लाई वगैरह इस हेडक्वार्टर में जाती हो। इसके साथ साथ तुमने यहाँ की मुख्तलिफ बारों और कैफों में भी घूमना फिरना है कि शायद कहीं वाटर पावर के सिलसिले में कोई बात तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए। मेरे पास एक टिप है, मैं उसे जाकर टटोलूंगा, लेकिन ये ख्याल रखना कि खुद अपनी जबान से वाटर पावर का लफ्ज ना निकालना, क्योंकि हो सकता है कि तुम मार खो जाओ। अगर आबादी से कुछ पता ना चल सका तो फिर हम बाकायदा जड़ी बूटियों की तलाश की मुहिम शुरू करेंगे और आशिकों की तरह जंगलों में डेरा लगाएंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उन तीनों ने इस बात में सर हिला दिए। अगर वाकई इतनी बड़ी तंजीम का हेडक्वार्टर इस जजीरे में है तो फिर लाजमन इसका कोई ना कोई क्लू मिल ही जाएगा, सफदर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। तनवीर और कैप्टन शकील भी उठ खड़े हुए और फिर वो तीनों यके बाद दिगरे कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद इमरान ने टेलीफोन के साथ रखी हुई फोन डायरेक्टरी उठाई और इसमें से उस सनकी बूढ़े डॉक्टर कूफ का नंबर तलाश करने लगा। वो अगर चाहता तो इंक्वायरी से भी उसका नंबर मालूम कर सकता था, लेकिन इमरान नंबर के साथ साथ उसका पता भी मालूम करना चाहता था, इसलिए उसने डायरेक्टरी में से नंबर देखने को तरजीह दी थी। चंद लम्हों बाद उसने उसका नंबर ट्रेस कर लिया, साथ ही उसका पता लिखा हुआ था। इमरान ने गौर से उस एड्रेस को देखा और फिर डायरेक्टरी बंद करके रख दी। गोद जॉर्ज ने उसे डॉक्टर कूफ के साथ साथ उस मादाम जाशी की भी टिप दी थी, लेकिन पहले वो अपने तौर पर हेडक्वार्टर को ट्रेस करना चाहता था ताकि वो किसी और उलझन में फंसे बगैर बराह रास्त उस पर रेड कर सके। इमरान ने रिसीवर उठाया और फिर डायरेक्टरी में मौजूद नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यहाँ इस होटल में फोन का डबल सिस्टम मुहैया किया गया था। वैसे फोन बराह रास्त था, लेकिन उसके नीचे एक बटन भी दिया गया था। इस बटन को दबाकर होटल की एक्सचेंज के जरिए भी कॉल मिलवाई जा सकती थी, लेकिन बराह रास्त सिस्टम सिर्फ जजीरे की हद तक था। जजीरे के बाहर कॉल होटल की एक्सचेंज के जरिए ही मिलवाई जा सकती थी। हेलो, राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी। लहजे से अंदाजा होता था कि कोई मुलाजिम बोल रहा है। डॉक्टर कूफ मौजूद हैं? इमरान ने पूछा। कौन साहब बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से सवाल किया गया। मेरा नाम डॉक्टर स्कॉट है और मैं यहाँ अजनबी हूँ। वैसे मैं एक तिब्बी मसले के लिए डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। अच्छा होल्ड करें, मुलाजिम ने कहा और चंद लम्हों बाद टेलीफोन पर एक चिल्लाई हुई और चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। वैसे लहजे से बिल्कुल महसूस ना होता था कि कोई बूढ़ा आदमी बोल रहा है। कौन मुझसे बात करना चाहता है? मैं डॉक्टर स्कॉट हूँ, खास तौर पर आपसे मिलने नाराक से आया हूँ। मैं कैंसर पर रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि आप बहुत अजीम डॉक्टर हैं, इमरान ने बड़े खुशामदाना लहजे में कहा। हो तुम ठीक कह रहे हो, मैं वाकई अजीम डॉक्टर हूँ। ठीक है, तुम्हें इजाज़त है बात करने की, करो, लेकिन अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को ज़रूर ये बताना कि तुमने डॉक्टर कूफ से बात की है। इस तरह तुम्हारा ख़ानदान पूरी दुनिया में मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हो जाएगा, डॉक्टर कूफ ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। जॉर्ज की बात वाकई दुरुस्त थी कि यह बूढ़ा डॉक्टर सनकी था। मेरी आइंदा नस्लें और भी ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हो सकती है अगर उन्हें पता चला कि मैंने अजीम डॉक्टर कूफ से मुलाकात भी की है, इमरान ने कहा। अच्छा चलो, मेरा क्या जाता है, आ जाओ, इजाज़त है तुम्हें मुझसे मिलने की, डॉक्टर कूफ ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रखा और फिर उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद एक टैक्सी ने उसे डॉक्टर कूफ की आसार कदीमा जैसी बड़ी सी कोठी के गेट पर पहुंचा दिया। गेट पर एक नेम प्लेट लगी हुई थी, लेकिन उस पर लिखे हुए अल्फाज शायद तवील अरसा पहले मिटा चुके थे। इमरान ने टैक्सी फारिग की और फिर आगे बढ़कर उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद एक बूढ़ा सा मुलाजिम नुमा आदमी बाहर आ गया। मुझे डॉक्टर कूफ से मिलना है, मेरा नाम डॉक्टर स्कॉट है, इमरान ने कहा। ओह हाँ, डॉक्टर साहब ने आपके मिलने की इजाज़त दे दी है, आइए। वैसे आप खुशकिस्मत आदमी हैं, वरना डॉक्टर साहब किसी से नहीं मिलते, मुलाजिम ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। जाहिर है डॉक्टर कूफ जैसे सनकी आदमी से मुलाकात की इजाज़त लेना हर एक के बस का रोकना था। इमरान को कोठी के एक बड़े से कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे का पर्दा हटा और एक लंबा तड़ंगा बूढ़ा नाइट गाउन पहने अंदर दाखिल हुआ। उसकी भुओं के बाल तक बर्फ की तरह सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन ना ही उसकी आंखों पर ऐनक थी और ना ही उसकी कमर झुकी थी। सेहत भी बिल्कुल जवानों जैसी थी और चेहरा भी जवानों की तरह तरोताज़ा था।
अजीम डॉक्टर कोफ की खिदमत में हकीर डॉक्टर स्कॉट सलाम अर्ज करता है। इमरान ने बाकायदा सर झुकाकर ऐसे लहजे में कहा जैसे कोई गुलाम बादशाह की खिदमत में सलाम अर्ज कर रहा हो तुम वाकई अच्छे आदमी हो, वाकई हकीर हो, और मैं अजीम, मुझे तुम्हारी ये साफ गोई पसंद आई है, बैठो, डॉक्टर कोफ ने खुशी से चहकते हुए कहा, और इमरान शुक्रिया अदा करके सामने सोफे पर बैठ गया, जबकि डॉक्टर कोफ इस तरह बढ़कर दूसरे सोफे पर बैठा जैसे वो वाकई किसी मुल्क का शहंशाह हो। हाँ, अब अर्ज करो, डॉक्टर कोफ ने कहा। अर्ज नहीं जनाब, अर्ज तो बड़े लोग करते हैं, हकीर लोग तूल करते हैं। इमरान अब पूरी तरह फॉर्म में आ गया था। अच्छा, तो तुम तूल करो, हम अर्ज करेंगे, डॉक्टर कोफ ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन जनाब, जब बड़े लोग अर्ज करते हैं तो साथ ही अपने चेहरे पर थप्पड़ भी मारते हैं। थप्पड़ मारे बगैर अर्ज हो ही नहीं सकता, तूल हो जाती है, और तूल तो हकीर लोग करते हैं। इमरान अब पूरी तरह उसे घिसने पर उतर आया था। ओ मगर, डॉक्टर कोफ ने हिचकिचाते हुए कहा। जनाब, ऐसा ना हो कि आपके मुलाकाती आपको हकीर समझना शुरू कर दे, इसलिए पहले आप अर्ज करें, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। हाँ, मैं बड़ा आदमी हूँ डॉक्टर कोफ, मैं अर्ज करता हूँ कि तुम तूल करो। डॉक्टर कोफ का सनकी जहन इमरान की बिछाई हुई पटरी पर चढ़ गया, और बात करने के साथ साथ उसने अपने गाल पर हल्का सा थप्पड़ भी मार दिया। ओ जनाब, अर्ज तो पावर के साथ होती है, और पावर ही होती है, चाहे फायर पावर हो या वाटर पावर। वैसे बड़े लोगों के ताल्लुकात हमेशा वाटर पावर के साथ होते हैं, आपके भी लाजमन होंगे। इमरान साथ ही अपने असल मकसद पर आ गया। ओ हाँ, थे, बिल्कुल थे, लेकिन फिर वाटर ही ना रहा तो पावर कहाँ रह सकती थी, वाटर ही मर गया। अब मैं खाली पावर को लेकर क्या करता, इसलिए मैंने ताल्लुकात खत्म कर दिए, डॉक्टर कोफ ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। वाटर कैसे मर सकता है जनाब, आप क्या अर्ज कर रहे हैं, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं ठीक अर्ज कर रहा हूँ, डॉक्टर कोफ ने एक बार फिर गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा। यहाँ तो वाटर से समंदर भरे पड़े हैं और आप अर्ज कर रहे हैं कि वाटर मर गया, इमरान ने कहा। ओ, तुम वाकई हकीर आदमी हो, ख्वामखा तूल कर रहे हो। मैं समंदर वाले वाटर की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस आदमी की बात कर रहा हूँ जिसका नाम वाटरमैन था, और वो वाटर पावर का चेयरमैन था, डॉक्टर कोफ ने गुस्सैले लहजे में कहा। अच्छा, क्या हुआ था उसे, आप जैसे अजीम डॉक्टर का दोस्त होने के बावजूद मर गया, ये कैसे मुमकिन है, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जिसे उसे यकीन न आ रहा हो। क्या करते, हमें पता ही उस वक्त लगा जब उसका आधे से ज्यादा जिस्म दरिंदे खा चुके थे। हालांकि मैं तो हमेशा उससे अर्ज करता था कि वो इस खौफनाक जंगल में ना रहे, लेकिन वो मानता ही ना था। बस हफ्ते में एक बार जंगल से आता था और हमसे जरूर मिलता था, डॉक्टर कुफ ने कहा, और इमरान की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया था कि ये वाटरमैन लाजमन जंगल में हेडक्वार्टर की तामीर के सिलसिले में रहता होगा। क्या वो यहूदी था, इमरान ने पूछा। हाँ, पक्का यहूदी, उसने कभी हमें चाय की दावत ना दी, बल्कि हमने हमेशा उसे चाय पिलाई, डॉक्टर कुफ ने जवाब दिया। यहाँ तो बहुत से जंगल हैं, वो किस जंगल में रहता था, इमरान ने पूछा। बड़े जंगल में, जिसे डार्क वुड भी लोग कहते हैं, डॉक्टर कुफ ने जवाब दिया। आप भी कभी गए थे उसके पास, उसकी रिहाइशगाह को इज्जत बख्शने, इमरान ने कहा। नहीं, हमें क्या जरूरत थी इस खतरनाक और दरिंदों से पुर जंगल में जाने की। वो कहता था कि उसके पास पावर है, इसलिए उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर उसकी पावर खत्म हो गई और दरिंदे उसे खा गए, डॉक्टर कुफ ने जवाब दिया। फिर नए चेयरमैन ने तो आपके हुजूर हाजिरी दी होगी, इमरान ने कहा। नहीं, वो यकीनन डर गए थे, इसलिए भाग गए। एक बार मैंने एक होटल में दो आदमियों की बातें सुनी। वो वाटर पावर की बातें इस तरह कर रहे थे जैसे वाटर पावर कोई दहशतनाक बला हो। मैंने उन्हें बताया कि वाटर पावर से डरने की जरूरत नहीं, वाटर पावर का चेयरमैन मेरे हुजूर हाजिरी देने आया करता था। हालांकि उन अहमकों को पता ही ना था कि वाटर ही मर गया तो पावर कहाँ रह गई जिससे वो डर रहे थे, डॉक्टर कूफ ने कहा। और इमरान सारी बात समझ गया कि उसकी इस बात से ये अफवाह फैल गई होगी कि उसके वाटर पावर के आला हुकाम से ताल्लुकात हैं। अच्छा, अब ये भी अर्ज कर दे कि आपकी जवानी का क्या राज है, इमरान ने अब मौजू बदल दिया, क्योंकि जो कुछ वो मालूम करना चाहता था वो तो उसने मालूम कर ही लिया था। जवानी हमारी मुलाजिम है, हमने आबे हयात बना लिया था, वही हम पीते रहते हैं। लेकिन तुमने फोन पर तो तूल किया था कि तुम कैंसर के बारे में बात करने आए हो। डॉक्टर कूफ को शायद अचानक बात याद आ गई थी। बात क्या करनी, हमने कैंसर को तूल कर दिया है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब, हम समझे नहीं, डॉक्टर कूफ ने हैरान होते हुए कहा। वाकई उसे इमरान की बात समझ न आई थी। जनाब, हमारे अंदर कैंसर के जरासीमों का एक कैप्सूल मौजूद था, वो इस सूरत में हमारा पीछा छोड़ सकता था।
कि अगर हम तूल करते और सामने वाला अर्ज करता। चुनांचे हमने तूल कर दिया और आपने अर्ज। इस तरह वो कैप्सूल हमारे जिस्म से निकलकर आपके जिस्म में पहुंच गया। क्योंकि आपने अर्ज किया था और जो अर्ज करे उसके जिस्म में कैंसर इंतहाई तेजी से फैलता है, और आपने चूंकि बार बार अर्ज किया है इसलिए वो आपके जिस्म में तेजी से फैल रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे बाद आपका पूरा जिस्म कैंसर की जिद में होगा। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, और डॉक्टर कूप का चेहरा शक्लक हल्दी की तरह जर्द पड़ गया। ओ ओ, ये तुमने क्या किया? ओ, हम तो मर जाएंगे। अरे हमारी जवानी, हमारी सेहत, हमारा आबे हयात, डॉक्टर कूप ने बड़े खौफजदा अंदाज में चीखते हुए कहा। वैसे तो अब बेकार है, लेकिन आप बड़े आदमी हैं, इसलिए एक रास्ता है इस कैंसर से बचने का कि आप अपने मुलाजिमों से कहें कि वो आपके सर पर गिन गिन कर और मुसलसल जूते मारे। अगर आपने 1000 जूते खा लिए तो फिर कैंसर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वरना आप अपनी कब्र बनवा लें। इमरान ने पहले से ज्यादा संजीदा लहजे में कहा, और डॉक्टर एक झटके से उठ खड़ा हुआ और भागता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया। वो किसी के नाम ले लेकर जोर से चीख रहा था। इमरान भी मुस्कुराता हुआ उठा और बाहर आ गया। उसके चीखने से 2 आदमी वहां आ गए, जिनमें से एक तो वो बूढ़ा था जिसने फाटक खोला था, और दूसरा नौजवान मुलाजिम था। अरे मेरे सर पर जूते मारो, गिन गिन कर पूरे 1000। अगर एक भी कम हुआ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इस हकीर आदमी ने कैंसर का कैप्सूल मेरे जिस्म में तूल कर दिया है। चलो जल्दी करो, शुरू हो जाओ। डॉक्टर ने वहीं बरामदे की सीढ़ियों पर बैठते हुए चीख कर कहा, जल्दी करो, मारो जूते, ऐसा ना हो कि कैंसर फैल जाए, जल्दी करो। डॉक्टर ने मुलाजिमों को हिचकिचाते हुए देखकर गुस्से से चीखते हुए कहा, हाँ हाँ, शुरू हो जाओ, अजीम लोगों का यही अंजाम होता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो उल्लू के पट्टे, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। डॉक्टर पहले से भी ज्यादा गुस्से से चीखा तो दोनों मुलाजिमों ने बौखलाकर अपने पैरों से जूते उतारे, और फिर डॉक्टर के सर पर तड़ातड़ जूते पड़ने शुरू हो गए। डॉक्टर जूते भी खाता जा रहा था और उनकी गिनती भी खुद करता जा रहा था, ताकि एक आध जूता कम न हो जाए। और इमरान इस अजीम डॉक्टर की इस गद बनने पर मुस्कुराता हुआ फाटक की तरफ बढ़ गया। वाकई डॉक्टर को इमरान के मुकाबले में अजीम बनना बेहद महंगा पड़ा था। अलबत्ता इमरान को इतना मालूम हो गया था कि ब्लैक पागोस का हेडक्वार्टर यहाँ के किसी बड़े जंगल डॉर्कवुड में है, और उसके नुक्ते नजर से एक बहुत अहम कामयाबी थी।